हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं लुसेंट, और लुसेंट का ज्योग्राफी हम अभी कवर कर रहे हैं। हमने कवर कर लिए थे पवन जो हवा है उसके बारे में कवर किए थे थोड़ा सा, कि जो पवन के कौन कौन से टाइप हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो प्रचलित पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, तो ये सब पवन के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला पवन जो है वो है प्रचलित पवन। ये देखिए, प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसका उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तो ये जो है प्रचलित पवन का और क्या नाम है, तो प्रचलित पवन को अस्थायी पवन भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि अस्थायी पवन को ही प्रचलित पवन कहते हैं, और इसका नाम है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पछुआ पवन के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये दिया है पछुआ पवन। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। तो और पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं फिगर में कि ये जो कहाँ से कहाँ चलता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर से चलने वाले, देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध यहाँ पे दिया हुआ है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो देख लिए यहाँ पर फिगर में, देखिए दिया है यहाँ पे कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, यहाँ पे देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर पछुआ पवन चलती है। इसकी दिशा पश्चिम होने के कारण इसको पछुआ पवन कहते हैं। आगे देखिए है, यहाँ पे दिया हुआ है कि, एक मिनट, हाँ इसको बड़ा कर लिए, कह रहा आगे दिया हुआ है कि ये पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो पछुआ पवन का विकास कहाँ पे पाया जाता है, 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो चलते हैं हम 40 डिग्री से 65 डिग्री कहाँ पे है देख लेते हैं फिगर में। तो देखिए, ये जो है ये 40 डिग्री से 65 डिग्री, इसके बीच पछुआ पवन का क्या सबसे ज़्यादा विकास पाया जाता है, 40 डिग्री से 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए 40 डिग्री से इसी के बीच पछुआ पवन पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकास यहीं पे होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, और इसको कहते क्या क्या है, ये पिछले बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। तो इसका नाम है गरिश्ता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, देखिए, व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले व्यापारिक पवन कहा जाता है। यहाँ पे है, नेक्स्ट देखते हैं हम व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो देखिए, जो लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होता है। तो देखिए, ये जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पे
उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। और कोरियोलिस बल के कारण ये जो है अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, अपनी दिशा के दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ये दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर, तो यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पे स्पष्ट फिगर में दिया हुआ है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब का पेटी यहाँ पे है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की ध्रुवीय उच्च वायुदाब की ओर से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की ओर से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में जो बहती है पवन उसको कहते हैं ध्रुवीय पवन। तो यहाँ पे हम देख लिए ध्रुवीय पवन क्या है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा है ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है ये उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तर पूर्व से ये उत्तर है ये पूरब है, ये इधर उत्तर है इधर पूरब है। तो उत्तर पूर्व से किधर चलता है? दक्षिण पश्चिम की ओर, इधर दक्षिण है इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो इस तरह से हम देख लिए। नेक्स्ट देखिए है मौसमी पवन। मौसमी पवन क्या है? यहाँ पे देखिए मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर पवन। तो स्थल समीर समुद्री समीर नेक्स्ट कवर करेंगे। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्थानीय शीतल हवाएं जो हैं उनके नाम, उनको स्थानीय नाम से क्या बुलाया जाता है। देखिए शीतल हवा को अलास्का में बिलीबाब कहा जाता है। नेक्स्ट है एड्रियाटिक तट में बोरा कहा जाता है। उसके बाद स्पेन एवं फ्रांस में मिस्ट्रल कहा जाता है। रूस में बुरान कहा जाता है। आगे दक्षिण फ्रांस में बाइज कहा जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना में पेम्पीरो कहा जाता है। ब्राज़ील में फ्रियाजेम कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्दर कहा जाता है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्दर कहा जाता है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्टी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पेनेंटी कहा जाता है। उसके बाद मैक्सिको में पेपागायो कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तरी इटली में मैंस्ट्रेल कहा जाता है। इक्वाडोर में नेवाडोस कहा जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है। पूर्वी ईरान में सिस्टोन कहा जाता है। सूडान में हबूब कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में पुरगा कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में केप डॉक्टर कहा जाता है और केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहा जाता है। तो हम देख लिए कि ठंडी जो शीतल हवाएं हैं उसको कहाँ पे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थल और समुद्री समीर। यहाँ पे देखिए स्थल और समुद्री समीर, स्थल और समुद्री समीर। यहाँ पे देखिए क्या है स्थल और समुद्री समीर। क्या है स्थल और समुद्री समीर? तो ये हम देखते हैं। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में विभिन्नता पाई जाती है। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं और दिन के दौरान स्थल भाग
किसकी अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है? स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जिससे स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, और समुद्र अपेक्षाकृत क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं, और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है, और उस पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता क्या होती है? बनी रहती है, और पवने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होता है। इसका कहने का सेंस है जैसे ये स्थल है और ये समुद्र है। दिन के समय क्या होता है? जो स्थल जो होता है समुद्र की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के कारण यहाँ जो हवा है ये ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने से यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिससे समुद्र की आर्द्रता भरी हवा जो होती है वो धरती की तरफ आती है, स्थल की तरफ, और यहाँ के जगह को भर देती है। तो समुद्र से जो स्थल की तरफ हवा चलती है उसको कहते हैं समुद्री समीर। और नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। रात्रि में क्या होती है? इसकी एकदम विपरीत होती है प्रक्रिया। रात्रि में स्थल जो है समुद्र के अकॉर्डिंग जल्दी ठंडा हो जाता है। जब ये जल्दी ठंडा हो जाता है तो वायु राशि यहाँ पे भर जाती है। जब वायु यहाँ पे भर जाती है, इसके अपेक्षा यहाँ पे स्थल के अपेक्षा समुद्र पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है, जिससे हवा जो है ये स्थल से समुद्र की ओर आने लगती है। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं स्थल समीर। सिंपली याद रखना है, जब हवा जो है समुद्र से स्थल की ओर आती है तो उसको समुद्री समीर, जब हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर आती है तो उसको स्थल समीर। देख लिए हम। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन कौन कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ पे है वो। तो सबसे पहला है चिनूक। चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म और शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाह को बर्फ से मुक्त रखता है। क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाह को किससे मुक्त रखता है? बर्फ से मुक्त रखता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट है फोन। क्या है नेक्स्ट? फोन। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है। इसके प्रभाव से बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है, और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। और पशु चारकों के लिए क्या मिल जाता है? चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, और इसके प्रभाव से अंगूर क्या होते हैं? जल्दी पक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए है हरमट्टन। क्या है? हरमट्टन। हरमट्टन जो है यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पे देखिए, हरमट्टन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा कहा जाता है। नेक्स्ट है सिराको। तो सिराको क्या है? यहाँ पे देखिए, सिराको जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। यह सिराको क्या है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। तब क्या होती है? आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? इटली पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इसके अन्य स्थानीय नाम हैं जैसे खमसीन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनीसिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिराको इटली में, उसके बाद लेबेक स्पेन में। यानी कि जो इसका नाम है भूमध्य सागर पार करती है, आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम क्या क्या हैं? खमसीन है, जिसको मिस्र में खमसीन बोलते हैं सिराको को। सिराको को जो है लीबिया में गिबली बोलते हैं, चिली में बोलते हैं, मतलब ट्यूनीसिया में चिली बोलते हैं सिराको को, और मैड्रिया में लेस्ट बोलते हैं, इटली में सिराको बोलते हैं, और स्पेन में लेबेक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए है
यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिमुम जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। आगे है ब्लैक रोलर। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। क्या है ये? तो ये है कि यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी में तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। नेक्स्ट है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर है यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। क्या है ब्रिक फिल्डर? यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नेक्स्ट देखिए है नॉर्वेस्टर। क्या है? नॉर्वेस्टर जो है ये है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर क्या है? तो यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आगे है शामल। यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल क्या है? यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नेक्स्ट है सांता आना। सांता आना क्या है? यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में, देखिए यहाँ पे, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। नेक्स्ट है कोयम्बेंग। कोयम्बेंग में कह रहा है यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यहाँ पे देखिए यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। कोयम्बेंग क्या है? यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कौन? कोयम्बेंग। नेक्स्ट है जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं हम। जेट स्ट्रीम क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सक्रिय नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए वायुराशियाँ एयर मासेस। एयर मासेस क्या है? वायुमंडल का वह विशाल एवं, यहाँ पे देखिए एयर मासेस क्या है? वायुमंडल का यहाँ पे देखिए एयर मासेज वायुराशियाँ वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो वायु राशि कहलाती है। क्या है? कह रहा है कि वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो वायु राशि कहलाती है, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ, यहाँ पे देखो, वायुमंडल का वह विशाल भाग एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक, यहाँ पे देखिए, सामान्यतः वायु राशियाँ जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। वायु राशियाँ कितने? सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई तरह की परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है, जब जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।